नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में दम। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। सबसे पहले बात उन खबरों की जिसका जिक्र आज के शो में हम करने वाले हैं। बात होगी बंगाल के चुनाव की, जहां प्रधानमंत्री की एक फोटो पर ओवैसी राजनीति कर रहे हैं। तो ओवैसी झूठ फैला रहे हैं या तंज कर रहे हैं, बताएंगे आपको। इसके अलावा बात होगी बीजेपी ने कैसे बंगाल के चुनाव में चौथे चरण के मतदान से पहले अपनी पूरी ताकत लगा दी है, जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह तक। बात होगी राहुल गांधी की, जो महामारी कोरोना जैसी महामारी में भी राजनीतिक अवसर तलाश रहे हैं और ट्वीट करके केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। इन तमाम खबरों के अलावा आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाइए और रखिए अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल यह कि क्या बंगाल चुनाव में धर्म आधारित बयानबाजी नेताओं की बेचैनी दिखाती है? अभी जाएं कू ऐप पर और रखें अपने विचार। लेकिन सबसे पहले बात बंगाल के चुनाव की। बंगाल के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर तेजी से वायरल हुई, जिसको असदुद्दीन ओवैसी ने हाथों हाथ लपक लिया और प्रधानमंत्री पर तंज किया। लेकिन क्या यह तंज था या ओवैसी का झूठ सिर्फ वोट पाने के लिए? देखिए खास रिपोर्ट। मोदी जी के बाजू एक आदमी खड़ा हुआ है, सर पे टोपी है। उसने कान में कहा, मोदी जी मैं बांग्लादेशी नहीं हूं, कागज नहीं दिखाएंगे एनआरसी एनपीआर के लिए। ये तस्वीर तो 6 दिन पुरानी है, लेकिन इससे बंगाल की चुनावी सियासत में आया भूचाल बिल्कुल नया नया है। दरअसल इस तस्वीर के वायरल होने के बाद मुस्लिम वोटों के ठेकेदार परेशान हो उठे हैं, क्योंकि ये तस्वीर बंगाल में एक नया चुनावी संदेश दे रही है, जो वहां सांप्रदायिक राजनीति करने वालों को चुप गई, जिसमें सबसे पहला नाम इस देश में सांप्रदायिक राजनीति के झंडा बरदार असदुद्दीन ओवैसी का है, जो पिछले कुछ सालों से अपने गृह राज्य आंध्र प्रदेश से बाहर अपनी पार्टी AIMIM के राजनीतिक प्रसार में जुटे हुए हैं। मोदी जी के बाजू एक आदमी खड़ा हुआ है, सर पे टोपी है, देखा फोटो आपने? उसने कान में कहा, मोदी जी मैं बांग्लादेशी नहीं हूं, हम कागज नहीं दिखाएंगे एनआरसी एनपीआर के लिए। इसी कड़ी में वो महाराष्ट्र और बिहार से होते हुए अब बंगाल पहुंच गए हैं। इस दौरान उन्हें बीजेपी विरोधी दलों की तरफ से वोट कटवा का तमगा भी हासिल हो गया। बंगाल में ममता दीदी भी उन्हें वोट कटवा से अधिक कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। लेकिन बिहार चुनाव में कुछ ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाने वाले असदुद्दीन ओवैसी भी कहां मानने वाले हैं। इस बार तो उन्होंने अपने सिर पर बंगाल की 27% आबादी की तथाकथित भलाई का बीड़ा ही उठा लिया है। वजह 3 अप्रैल को दक्षिण 24 परगना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली से जुड़ी है। दरअसल इसी जिले के सोनारपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे थे, जहां उनकी मुलाकात जुल्फिकार अली साजिद नाम के एक मुस्लिम कार्यकर्ता से हुई। इस छोटी सी मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुल्फिकार से उनका नाम जानना चाहा, लेकिन वहां गाड़ियों का शोर होने की वजह से नरेंद्र मोदी जुल्फिकार का नाम ठीक से नहीं सुन पाए, जिस पर एक बार फिर पीएम ने मुस्लिम युवक के कंधे पर हाथ रखकर अपना सवाल दोहराया, जिसका जवाब देने के लिए इस बार जुल्फिकार प्रधानमंत्री के कान के करीब आ गए। इसी दौरान वहां मौजूद एक फोटोग्राफर ने दोनों की तस्वीरें अपने कैमरे में फौरन कैद कर ली, जो मुस्लिम वोटों के ठेकेदार असदुद्दीन ओवैसी को अखर रही है। और यही वजह है कि उन्होंने एक बार फिर बंगाल की 27% आबादी में भ्रम और झूठ फैलाने का मिशन छेड़ दिया है। उसने कान में कहा, मोदी जी मैं बांग्लादेशी नहीं हूं। किसी ने पूछा और क्या कहा होगा, तो उसने कहा, मोदी जी हम कागज नहीं दिखाएंगे एनआरसी एनपीआर के लिए। फिर किसी ने पूछा और क्या कहा होगा उस लड़के ने मोदी जी को, तो उसने कहा, मोदी जी हम ट्रिपल तलाक के कानून को नहीं मानते। हालांकि इस बार असदुद्दीन ओवैसी का सफेद झूठ पकड़ा गया, क्योंकि 3 अप्रैल की तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी के साथ दिखने वाले जुल्फिकार अली साजिद खुद सामने आए। उन्होंने साफ किया कि प्रधानमंत्री और उनके बीच ऐसी कोई बात नहीं हुई, जैसा कि ओवैसी बंगाल की चुनावी रैलियों में झूठा दावा करते फिर रहे हैं। आपका नाम क्या है? तो मैंने कहा जुल्फिकार अली। उसके बाद वो
उनके मन में शायद कुछ अच्छा लगा, तो वो फिर मुझसे पूछे और बताइए क्या बनना चाहते हो आप। तो मैंने उनको साफ लफ्ज़ों में कहा कि मैं ना काउंसलर बनना चाहता हूँ, ना मैं एमएलए बनना चाहता हूँ, ना मैं एमपी बनना चाहता हूँ। मैं राष्ट्र हित में देश की सेवा करना चाहता हूँ। जुल्फिकार अली साजिद से पहले कोलकाता में मौजूद बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने ओवैसी के झूठ पर तंज किया। ओवैसी जी की बहुत सारी टिप्पणियों पर मैं तो टिप्पणी नहीं करता, मैं उनको इतना ही कहता हूँ वो भी किसी हिंदू के साथ तस्वीर खिंचा ले जरा। दरअसल कुछ दिनों पहले कूच बिहार की एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम मतदाताओं की पसंदगी और नापसंदगी का मुद्दा उठाया था। उन्होंने दावा किया था कि ममता के हाथों से उनका कोर वोट बैंक खसक गया है। यही वजह है कि वो मुस्लिम मतदाताओं से बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने का गुहार लगाती फिर रही हैं। दीदी की इस बेचारगी का फायदा उठाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी अब अपने झूठ के सहारे चुनावी रण में कूद पड़े हैं। दरअसल ओवैसी को यह डर सता रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों की वजह से मुस्लिम मतदाताओं का रुझान कहीं बीजेपी की तरफ ना पड़ जाए, जिसकी वजह से उनकी धर्म की राजनीति का शटर डाउन हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो इसकी वजह से ओवैसी की धर्म की राजनीति का शटर डाउन होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बीजेपी नेताओं की रैलियों में, रोड शो में जैसे जैसे भीड़ बढ़ रही है, जैसे जैसे लोग उमड़ रहे हैं, वैसे वैसे बीजेपी नेताओं का उत्साह भी बढ़ रहा है और उनके बयानबाजी में और ज्यादा पैनापन आ रहा है। पश्चिम बंगाल में आज जेपी नड्डा और अमित शाह दोनों चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे और एक बार फिर निशाने पर थी ममता बनर्जी, निशाने पर थी टीएमसी पार्टी। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी 200 के पार जा रही है और इसमें कोई शक नहीं कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन तय है। जय श्री राम! जय श्री राम! भारत माता की! बंगाल में सियासत 7वें आसमान पर पहुंच चुकी है। जहां एक तरफ ममता दीदी बीजेपी पर बरस रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी तृणमूल पर आंखें तरेर रही। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि केंद्रीय सुरक्षा बल केंद्र के इशारे पर काम कर रहे हैं और मतदाताओं को मतदान करने से रोक रहे हैं। ममता दीदी को आईना दिखाते हुए बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने पलटवार किया। शाह ने कहा कि सुरक्षा बलों पर ऐसी टिप्पणी शोभा नहीं देती। जिस प्रकार की टिप्पणी ममता दीदी ने सुरक्षा बलों के लिए की है, मुझे आश्चर्य है कि सार्वजनिक जीवन में मेरा बहुत लंबा समय गया है, मैंने ऐसी टिप्पणी कभी नहीं देखी। ये क्या कहना चाहती है? लोगों को अराजकता की ओर ले जा रही है। ममता बनर्जी ने अपनी एक चुनावी रैली में मुसलमानों से एकजुट होने की अपील की थी, जिसकी वजह से उन्हें चुनाव आयोग से नोटिस भी दिया गया। शाह ने कहा कि अब ममता दीदी को मुस्लिम वोट खिसकने का डर सता रहा है। जिस प्रकार से इन्होंने माइनॉरिटी वोटर्स को अपील की है कि एकजुट हो जाइए और तृणमूल कांग्रेस के लिए वोट करिए, वो बताता है शायद उनके माइनॉरिटी वोट भी अब धीरे 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 उनसे खिसक रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल के लोग बांग्लादेश के घुसपैठियों से परेशान हैं और अगर यही हालात रहे तो आने वाले समय में बंगाल की सूरत बदल जाएगी। दीदी, बंगाल की जनता आपके खिलाफ है क्योंकि कानून और व्यवस्था की परिस्थिति पूर्णतया चरमरा गई। यहाँ पर घुसपैठ बे रोक टोक आपने होने दी है। अब तो कलकत्ता में बैठे हुए बंगाली बाबू को भी चिंता है कि 10 साल के बाद कलकत्ता की क्या स्थिति होगी, घुसपैठ अगर इसी तरह से चलती रही। यही नहीं, शाह ने कहा कि दीदी बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं, लेकिन अब मतदाता उनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। तुष्टीकरण की आपकी जो राजनीति रही, इसके लिए बंगाल की जनता आपके खिलाफ। दुर्गा पूजा में मूर्ति का विसर्जन करने के लिए कोर्ट की सहायता लेनी पड़ती है, सर्कुलर होते हैं, कुछ एरिया में सरस्वती पूजा नहीं होती। किस प्रकार का शासन आपने बंगाल को दिया है, इसको जरा पीछे मुड़कर देखिए।
कल बंगाल चुनाव के चौथे चरण के लिए 44 विधानसभा सीटों के लिए मतदान किया जाएगा। इससे पहले बीजेपी, टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एंटीलिया केस का तथाकथित मास्टरमाइंड सचिन वाजे अब तलोजा जेल की हवा खा रहा है। वो अपने गुनाहों का हिसाब अब तलोजा जेल के अंदर देगा। और यही नहीं, सचिन वाजे के हवाले से कुछ बड़े खुलासे भी हो सकते हैं, क्योंकि मामले में न सिर्फ एनआईए बल्कि सीबीआई भी इस मामले की जांच कर रही है। बता दें आपको कि सचिन वाजे को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर का प्यादा सचिन वाजे जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। एनआईए कोर्ट ने सचिन वाजे के पापों का कोटा पूरा करने के लिए उसे 23 अप्रैल तक तलोजा जेल की जाली में डाल दिया। सचिन वाजे का नया ठिकाना बना तलोजा जेल। जेल में अलग सेल में रखा जाएगा वाजे। 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेगा वाजे। सच्चाई की जीत, साजिश की हुई हार। वसूली गैंग के सबसे बड़े मोहरे सचिन वाजे का पता ठिकाना आज से बदल चुका है। पैंतरेबाज सचिन वाजे का नया पता है तलोजा जेल की हवालात। एनआईए कोर्ट ने वाजे का वजीफा बनाकर उसे 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जुडिशियल कस्टडी वाजे को मिली है। सचिन वाजे को 23 अप्रैल तक अब जेल जो होगी सचिन वाजे की, उसको अलग सेल में रखा जाएगा जेल में। एंटीलिया साजिश और मनसुख हत्याकांड का सूत्रधार सचिन वाजे के पापों का अब पाई पाई हिसाब किया जाएगा। वाजे को तलोजा जेल की सलाखों के पीछे अलग सेल में रखा जाएगा। ये वही जेल है जहां सच की जीत हुई थी और साजिशों को घुटनों पर घसीटा जा रहा है। हालांकि वाजे तलोजा की सेल में अकेले ही सिसक रहा है, लेकिन जल्द ही वसूली गैंग के आका भी वाजे की सिसकियों में साथ देने के लिए शामिल होंगे। अब से कुछ वक्त पहले सचिन वाजे को तलोजा में लाया गया और वाजे को अब इसी जेल में रहना होगा। एंटीलिया साजिश और मनसुख हत्या के आरोप में सचिन वाजे को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वसूली कांड के प्यादे पर तो कानून का हंटर चल चुका है, लेकिन इसका आका अभी भी कानून के शिकंजे से दूर है। ऐसे में सवाल ये कि क्या प्यादे के साथ उसके वजीरों को भी मिलेगी कानूनी शिकस्त? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कोरोना महामारी में जिस तरह से भारत ने सबसे तेजी से वैक्सीन डेवलप की, और न सिर्फ वैक्सीन डेवलप की बल्कि पूरी दुनिया में वैक्सीन का निर्यात किया, वैक्सीन डिप्लोमेसी दिखाई, उससे पूरी दुनिया भारत की इस डिप्लोमेसी के कायल हो गई, मोदी सरकार की कायल हुई। लेकिन राहुल गांधी उसी वैक्सीन डिप्लोमेसी पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे देश में कोरोना वैक्सीन की कमी हो गई है। हालांकि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इस बात को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, विपक्ष सिर्फ इस पर राजनीति करने की कोशिश कर रहा है। हमें लोगों को ये बार बार बताना होगा कि वैक्सीन लगने के बाद भी मास्क वगैरह जो प्रोटोकॉल्स है उसका पालन और अनिवार्य है। देश के मुख्यमंत्रियों और देशवासियों को पीएम का यह संदेश बताने के लिए काफी है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर कितने चिंतित हैं। बैठक में पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन के साथ साथ कोविड नियमों के सख्ती से पालन की अपील की और यह भरोसा भी दिलाया कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। लेकिन महामारी के खिलाफ युद्ध में पीएम का यह भरोसा विपक्ष को रास नहीं आ रहा। खासकर कांग्रेस के सदाबहार युवराज राहुल वैक्सीन के निर्यात को लेकर पीएम पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा, बढ़ते कोरोना संकट में वैक्सीन की कमी एक अति गंभीर समस्या है, उत्सव नहीं। अपने देशवासियों को खतरे में डालकर वैक्सीन एक्सपोर्ट करना क्या सही है?
केंद्र सरकार सभी राज्यों को बिना पक्षपात के मदद करे। हम सबको मिलकर इस महामारी को हराना होगा। राहुल के वार पर पलटवार करने के लिए मोर्चा संभाला केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने। उन्होंने राहुल की मंशा पर ही सवाल उठाए। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी ट्वीट किया, भारत वैक्सीन की कमी का सामना नहीं कर रहा है, लेकिन श्री गांधी ध्यान न मिलने की कमी का सामना कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अभी तक वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई है? ये लापरवाही है या वो इसे लेना नहीं चाहते, या अपनी कई विदेश यात्राओं में से किसी एक के दौरान वो टीका लगवा चुके हैं लेकिन बताना नहीं चाहते। दरअसल देश में कोरोना वायरस एक बार फिर लोगों को डरा रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में 1,31,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 780 लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे एक बात तो साफ है कि कोरोना गया नहीं है बल्कि और मजबूत होकर वापस लौटा है। वहीं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र समेत कई राज्यों ने वैक्सीन की कमी का हवाला दिया है। हालांकि राज्यों के द्वारा लगाए गए इस आरोप को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज खारिज कर दिया। वैक्सीन कम पड़ रही है, ठीक बात नहीं है। सब राज्यों में वैक्सीन उपलब्ध कराए गए हैं और जितना चाहिए उतना उपलब्ध हो रहा है। साफ है, कोरोना को लेकर देश में राजनीति भी चरम पर है। भारत में लॉकडाउन का फैसला हो, ताली थाली बजाना या घर के बाहर दिए जलाना हो, या फिर दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन का निर्माण हो, कांग्रेस के सदाबहार युवराज ने हमेशा इन फैसलों पर सवाल उठाया। लेकिन सवाल यह है कि आपदा में अवसर तो तलाशे जा सकते हैं, लेकिन आपदा में राजनीतिक अवसर तलाशना कहां तक जायज है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।